हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का लेक्चर 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक हम जो सर्किट एनालिसिस में पढ़ते आए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में हमने किरचॉफ्स की लॉज पढ़ी जिसमें वोल्टेज का नियम था और धारा का किरचॉफ का नियम था। अब तक किरचॉफ के नियम के अनुसार हम किसी भी सर्किट को सॉल्व कर रहे थे या उससे हम किसी भी नेटवर्क में वोल्टेज या किसी भी नेटवर्क की ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन सभी जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उसमें किरचॉफ्स लॉ से किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से बना हुआ बड़ा कोई नेटवर्क को सॉल्व करना या एनालाइज करना इतना इजी नहीं होता। तो इसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉज आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ करंट इन अ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ नेटवर्क एंड द वोल्टेजेस एट डिफरेंट जंक्शन और नोड्स। ठीक है, किरचॉफ लॉ को हमने किसी भी ब्रांच के में करंट कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी नेटवर्क के किसी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने के लिए और किसी भी नेटवर्क के जंक्शन और नोड पे वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रयोग में लाया और बहुत इजीली वो यूजफुल भी रहा। ठीक है, बट हाउएवर द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो होते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो कि जिनका एनालिसिस बहुत इजी नहीं है, उन नेटवर्क को किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। तो ऐसे नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए द एनालिसिस ऑफ सच नेटवर्क बिकम्स क्वाइट इजी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन नेटवर्क थ्योरम्स। तो कुछ नेटवर्क थ्योरम्स है जिनकी हेल्प से बहुत इजीली हम उन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। द मेन नेटवर्क थ्योरम्स फॉर द एनालिसिस ऑफ नेटवर्क्स आर, हम कुछ नेटवर्क थ्योरम्स है जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो थ्योरम है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, जिसे हिंदी में अध्यारोपण की प्रमेय कहा जाता है, अध्यारोपण प्रमेय। नेक्स्ट इज थेवेनिन्स थ्योरम, फिर नॉर्टन्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड मिलर थ्योरम। तो इन थ्योरम्स के का विद स्टेटमेंट और प्रूफ हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण की प्रमेय क्या है, मैं पहले बता दूं। किसी भी अगर एग्जाम में जब एग्जाम में हमें क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, तो अगर थ्योरम अगर पूछी जाती है कि स्टेट एंड प्रूफ सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करें, बस स्टेट एंड प्रूफ कहें, तो किसी भी थ्योरम के लिए उसका कथन, उसका स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। तो हमेशा किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले उसका स्टेटमेंट डिस्कस किया जाना चाहिए, फिर उसका प्रूफ किया जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद सुपरपोजिशन थ्योरम। कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसे कि हिंदी में अध्यारोपण प्रमेय कहा जाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें कि इस स्टेटमेंट में है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ टू और मोर सोर्सेज ऑफ ईएमएफ आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क ऑफ लीनियर इम्पीडेंसेस, then the current flowing through any element at any point is equal to the sum of all the currents due to each source when the other sources are replaced by their internal impedances। अगर इसे हिंदी में बोलें तो प्रमेय का जो कथन है वो है, दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोतों से युक्त रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक स्रोत से उस अवयव में अलग अलग प्रभावित करते हैं। किसी एक स्रोत से धारा ज्ञात करते समय अन्य सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कह रहा है, अगर इसे हम लेमन लैंग्वेज में बात करें कि सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ये है, कोई भी नेटवर्क ऐसा हो जो कि लीनियर एम्पीडेंसेस का नेटवर्क हो। ठीक है, प्रतिबाधाओं जनित अगर कोई नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क है, उसमें जितनी भी सोर्सेज मौजूद हैं उनका जो उन सोर्सेज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उस नेटवर्क को किसी सिंगल सोर्स की वजह से माने, एक बार में एक सोर्स को माने और दूसरी सोर्स को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें, उसको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दें और
तब जो करंट आएगा, और जब नेक्स्ट वाले को हम कहें कि जो नेक्स्ट है केस है उसमें हम कहें कि जो पहला वाला है वो अपनी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित है और दूसरे वाले सोर्स की वजह से पूरे नेटवर्क में, पूरे जाल में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब वो करंट आएगा तो दोनों करंट है उन दोनों का जो योग होगा वो टोटल करंट के इक्वल होगा। इसे प्रूफ से समझते हैं कि कैसे होगा। लेट्स सपोज कि कोई इसका एक टी नेटवर्क है। टी नेटवर्क कैसे कि मान लीजिए हम एक नेटवर्क अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कि ये कोई टी नेटवर्क है। ठीक है, ये कोई टी नेटवर्क है, इसमें इम्पीडेंस Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ठीक है, ये दो सोर्सेज मौजूद हैं इसमें E1 लिख दिया और इसको E2 बोल दिया। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं -2 प्लस -2 प्लस। करंट का हमने अज्यूम कर लिया डायरेक्शन इस तरह से है, ये I1 फ्लो हो रहा है और ये I2 फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक जब तक पढ़ते आए कन्वेंशन के फॉर्म में हम मानते हैं जो करंट है वो +2 माइनस फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी +2 माइनस फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई नेटवर्क है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक टी नेटवर्क हमने अज्यूम कर लिया जिसमें हमने दो वोल्टेज सोर्स हैं। अब इस नेटवर्क को अगर हम सॉल्व करना चाहें सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज में कर लाते हुए, तो इसमें दो करंट है I1 और I2 जिनका डायरेक्शन अगर हम देखें तो I1 Z3 में I1 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और I2 भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इक्वेशन लिखे अगर हम तो ये हो जाएगी I1 Z1 प्लस Z3, ठीक है, प्लस I2 Z3, ठीक है, और ये -2 प्लस क्या हो जाएगा -E1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3 इक्वल्स टू E1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब नाउ फॉर लूप सेकेंड क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को लिखो। इस इक्वेशन में हम पहले I1 का पार्ट लिख लेते हैं क्योंकि Z3 में से I1 भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3 और ये माइनस का E2, तो इसको हम इक्वल्स टू लेकर इज इक्वल टू E2। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से हम इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, I1 I2 और ये Z मैट्रिक्स हो जाएगी Z1 प्लस Z3 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 Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू E1 और E2। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी। अब मैट्रिक्स फॉर्म में से हम इसमें से I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 निकालने के लिए हम क्या करें कि इस वाले में हम जो कॉलम फर्स्ट है उसकी जगह E1 और E2 पुट कर दें। तो ये हो जाएगा E1 E2 Z3 Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z, ये Z मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम डायरेक्ट डेल्टा Z लिख रहे हैं। इससे पहले हम ये सब यूज कर चुके हैं जब हमने ट्रांसफर इम्पीडेंस सॉल्व किया था। तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं फोर्थ। नाउ I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा सेम, हमें कॉलम में क्या करें Z1 प्लस Z3 और यहाँ लिखते हैं E1 और E2 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E2 Z1 प्लस Z3 माइनस E1 Z3 ओवर डेल्टा Z। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी फिफ्थ। तो ये वो I1 I2 वो करंट है
जो कि लूप फर्स्ट और सेकंड की करंट्स हैं, ठीक है। लूप फर्स्ट की I1 करंट है और लूप सेकंड की I2 करंट है, और ये तब है जबकि दोनों ही सोर्सेस एक साथ काम में ली जा रही है, दोनों ही सोर्सेस सर्किट में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इनको अलग अलग करके देखते हैं कि ये तो कंडीशन थी I1 और I2 की जब दोनों सोर्सेस एक एट ए टाइम ही वर्क कर रही थी। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए एक बार E1 काम कर रही है और E2 अपनी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस है, और एक बार हम कहेंगे कि E2 काम कर रही है और E1 को हमने अपनी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर लिया। तो केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन E1 इज प्रेजेंट and E2 is replaced by its internal impedance, ठीक है। अब सर्किट क्या रह जाएगा फिर, ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये E1 -2 प्लस, ठीक है। ये करंट I1 और ये करंट I2। अब इस केस में हमने क्या कहा, E2 को हमने रिप्लेस कर दिया है अपनी इंटरनल इम्पीडेंस के, तो सोर्स को हटा दिया। ये लूप फर्स्ट और ये लूप सेकेंड। तो दोबारा क्या करें, मैश इक्वेशन लिखें इस रूप के लिए भी। तो मैश इक्वेशन, लूप इक्वेशन फॉर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, I1 Z1 प्लस Z3, इनको करंट को भी हम नाम अलग कर देते हैं जिससे हम कंफ्यूज ना है, I1 डैश और I2 डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z3 इक्वल्स टू E1, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर, अब तक हम 5th कर चुके थे तो 6 लिख लेते हैं। नेक्स्ट लूप इक्वेशन सेकेंड, ये क्या हो जाएगी, इसमें भी I1 डैश Z3, I1 डैश Z3 प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3 और इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 7th। इसे फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, I1 डैश I2 डैश Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू E1 और 0। इक्वेशन नंबर 8। यहाँ से हम I1 डैश और I2 डैश को कैलकुलेट कर लें तो I1 डैश क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा E1 0 Z3 Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z। तो ये हो जाएगा E1 Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z, क्योंकि ये -0 Z3 हो जाएगा तो ये आपका रह जाएगा इतना, ठीक है। ये हो गया आपका I1 डैश। ये हो गई इक्वेशन आपकी 9th। I2 डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2 डैश क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 E1 0 ओवर डेल्टा Z। ये हो जाएगा -E1 Z3 ओवर डेल्टा Z। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 10। तो I1 और I2 डैश वो करंट है जबकि नेटवर्क के अंदर सिर्फ E1 सोर्स प्रेजेंट हो और E2 नहीं हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम करंट तब कैलकुलेट करते हैं जबकि पूरे नेटवर्क में E1 मौजूद नहीं होगी और E2 प्रेजेंट होगा। केस सेकेंड, जब हम नेटवर्क कैसा मान लें, हमारा ये कोई नेटवर्क, ठीक है, इसमें हम कहें कि E1 क्या है हमारा, अपनी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस है और सोर्स सिर्फ एक ही है जो कि है E2 Z1 Z2 Z3 when
E1 is replaced by internal impedance and E2 is present. ठीक है, जब E2 प्रेजेंट है और E1 नहीं है तो सेम यहाँ भी हम करंट मान लेते हैं I1, अब की बार इसे डबल डैश बोल देते हैं, इधर I2 डबल डैश, लूप फर्स्ट एंड लूप सेकेंड. अगेन ऑन राइटिंग इक्वेशन, लूप फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखे तो लूप फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3, I2 डबल डैश Z3, ठीक है, इक्वल्स टू 0. इस लूप में कोई सोर्स नहीं है तो 0. अब तक 10 इक्वेशन हो गई थी, ये 11th मान लेते हैं हम. नेक्स्ट लूप सेकेंड इक्वेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, I1 डबल डैश Z3 प्लस I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू E2, या माइनस E2 आता है उधर ले गए, ये इक्वेशन 12 हो गई. तो ऑन राइटिंग अगेन इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, I1 डबल डैश I2 डबल डैश और Z मैट्रिक्स आगे Z1 प्लस Z3 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 Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 0 और E2, ये इक्वेशन 13. अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में हम I1 डबल डैश और I2 डबल डैश कैलकुलेट कर लेते हैं. तो I1 डबल डैश क्या हो जाएगा, I1 डबल डैश हो जाएगा 0 E2 Z3 Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z, और ये हो जाएगा माइनस E2 Z3 ओवर डेल्टा Z. ठीक है, इक्वेशन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट जो है I2 डबल डैश क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 Z3 0 E2 ओवर डेल्टा Z, ये हो जाएगा E2 Z1 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z. ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 15. ठीक है, तो ये हो गई I1 डबल डैश और I2 डबल डैश. ये वो करंट है नेटवर्क की, लूप 1 की और लूप 2 की, जब नेटवर्क के अंदर सिर्फ E2 प्रेजेंट है और E1 को अपनी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया गया है या सोर्स को हटा दिया गया है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 14. 9 और 14 वो इक्वेशन है, जो 9th इक्वेशन है वो करंट I1 के लिए है और 14 इक्वेशन करंट I1 डैश के लिए है. सॉरी, 9th इक्वेशन I1 डैश के लिए और 14 इक्वेशन I1 डबल डैश के लिए. 9 इक्वेशन मतलब E1 प्रेजेंट है, E2 ऑफ है, और 14 इक्वेशन E2 प्रेजेंट है, E1 ऑफ है. तो इक्वेशन को अगर यूज करें तो हो जाएगा, उनको अगर हम ऐड कर दें तो I1 डैश और I1 डबल डैश, जो कि हमारा आया है इतना E1 Z2 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z और माइनस E2 Z3 ओवर डेल्टा Z. इसको अगर हम लिखें तो ये कुछ हो जाएगी E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 ओवर डेल्टा Z. ठीक है, इतना हमारा जो है करंट आ रहा है दोनों का मिलाकर. जब जोड़ लें हम अलग सिंगल सोर्सेज की वजह से भी करंट को ऐड कर लें तो इतना आ रहा है. अब आप इक्वेशन इसे हम बोल देते हैं, ये कोई इक्वेशन हो गई हमारी, इसे हम इक्वेशन 16 बोल देते हैं. तो इक्वेशन 16 को जब आप इक्वेशन 4 से कंपेयर करेंगे, अब आप इक्वेशन 4 देखिए जहां हमने सिर्फ I1 कैलकुलेट किया था. ठीक है, तो ये I1 है और ये I1 डैश प्लस I1 डबल डैश है. जरा देखिए, E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 ओवर डेल्टा Z, और यहाँ भी E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 ओवर डेल्टा Z. इसका मतलब I1 डैश प्लस I1 डबल डैश इज इक्वल टू I1. ठीक है, सेम I2 के लिए करें तो I2 के लिए जो इक्वेशन है
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 15, 10 और 15 से अगर हम देखें इक्वेशंस को तो ये हो जाएगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। तो I2 डैश और I2 डबल डैश को अगर हम वैल्यूज लिखें तो ये हो जाएगी E1 Z3 ओवर डेल्टा Z प्लस E2 Z1 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस E1 Z3 प्लस E2 Z1 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, I2 डैश और प्लस I2 डबल डैश। अब इक्वेशन जो फिफ्थ हमने जब निकाली थी, जो कि जब पूरे नेटवर्क में E1 और E2 दोनों काम कर रहे थे, तो वो जो इक्वेशन है उसको अगर हम चेक करें और कंपेयर करें तो फाइंड आउट करेंगे हम। सो इक्वेशन फिफ्थ देखिए, जब हमने I2 कैलकुलेट करी थी, ये I2 था हमारा और इतना आया था E2 Z1 प्लस Z3 माइनस E1 Z3 ओवर डेल्टा Z। और ये कितना आ रहा है, माइनस E1 Z3 प्लस E2 Z1 प्लस Z3 ओवर डेल्टा Z सेम है। इट मीन्स ये किसके बराबर है, I2 के। तो ये क्या हो जाएगा, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश इज इक्वल टू I2। तो ये जो प्रूफ है ये कि किसी भी सिंगल सोर्स की वजह से जो करंट है, अगर सिंगल दो सोर्सेज हैं तो अगर एक के सोर्स की वजह से करंट I2 है और दूसरे की वजह से I2 डबल डैश है, तो ये करंट दोनों का जो करंट का जो सम है वो इक्वल होगा जो टोटल नेटवर्क का करंट है उस लूप में। ठीक है, तो ये है इससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है किसी भी सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो ये था आपका प्रूफ सुपरपोजिशन थ्योरम का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।